नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। ये बीपीएससी का टेस्ट सीरीज है, मेंस के लिए आता है। आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद से बीपीएससी मेंस का है, मैं बता दूंगा कितने का मिलता है, कैसे क्या मिलता है। उसके बाद एक एडुटेरिया का भी है टेस्ट सीरीज, इसके बारे में मैं बता दूंगा। कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखा दूंगा इसका कि कैसे क्या क्वेश्चंस को करने हैं और किस तरह का है ये टेस्ट सीरीज। मतलब इसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है, मॉडल आंसर भी दिया हुआ है, तो वो भी मैं आपको एक आध बता दूंगा, जिससे पता चल जाएगा कि किस लेवल का ये टेस्ट सीरीज है। ओके, तो आज जो हम लोग दो चीज़ों पर बात करेंगे, पहला तो यही है कि मेंस का जो टेस्ट सीरीज होता है वो वाकई काम का होता है या नहीं, कौन सा करना चाहिए, कितने करने चाहिए, पहले तो इसी बात करें हम लोग। दूसरा, जो कंसर्न बच्चे भेजते हैं बार बार वो है कि टाइम मैनेज कैसे करें, है ना। 3 घंटे में आपको क्वेश्चन करने होते हैं 8 सवाल, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। बताऊंगा आपको डिटेल में कि कैसे क्या करना होता है। ओके, तो सबसे पहले तो यही चीज़ आता है ना कि टाइम क्यों ज़्यादा लगता है ना, किसी भी सवाल में क्यों आपको ज़्यादा समय लगता है। ओके, तो इसमें सबसे बेसिक चीज़ होता है ना कि जैसे कोई आसान सवाल ले लीजिए। वैसे आपसे पूछा गया कि 1857 का कारण परिणाम बताइए, सबसे आसान सवाल है। ओके, सबसे आसान है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं नहीं जा रहा हूँ। अगर आपसे यही पूछता है 1857 का जो विद्रोह है उसके कारण और परिणाम को लिखना है आपको, तो ये आसान सवाल है, इसमें आपको समय नहीं लगेगा। आपने मतलब कि इसका जो कंटेंट है ना वो आपके पास है, आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से, आपके दिमाग में है, इसलिए आपको सोचना ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। इतनी बार आपने इसको पढ़ा है, इतनी बार लिखा है कि ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे सवाल में कम समय लगते हैं। और अभी मैं आपसे पूछ लूँ कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है इसका इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक जो इम्पोर्टेंस है उसको लिखिए भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो ये सवाल में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, यानी कि इसमें आपको समय ज़्यादा लगता है। तो अब मूल सब चीज़ पर आते हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ, यानी कि किसी भी सवाल को लिखने के लिए जब आपको सोचना अधिक पड़ता है तो समय ज़्यादा लगता है, यानी कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट नहीं है तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, कंटेंट अगर आपके पास है तो आपको समय कम लगता है। इसके लिए सबसे एक ही चीज़ होता है, आपने कितना ज़्यादा पढ़ा है टॉपिक को, सिलेबस को। इसीलिए बार बार बोला जाता है, मैं भी बोलता हूँ कि सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप डीप में एक बार अध्ययन तो कीजिए हर चीज़ का, जो भी टॉपिक है। जैसे आईआर का जो सेक्शन है, इससे सवाल आप रूस यूक्रेन पढ़ के जाएंगे, वॉर के बारे में, वो पूछ लेगा इसका इकोनॉमिक जो रूप से क्या इफेक्ट पड़ रहा है पूरी दुनिया पर। तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, समय ज़्यादा लगना, क्योंकि हम सोचने लग जाते हैं क्या होगा क्या नहीं, है ना। तो इसलिए सबसे मेन चीज़ ज़रूरी होता है ना कि पहले पढ़ के कंटेंट इकट्ठा करना। रोज़ आप प्रैक्टिस कीजिए, 2 से 3 सवाल बहुत होते हैं। 2 से 3 सवाल लिखने में आपको घंटे भर लगना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, या 1.5 घंटे लग सकता है, किसी का बहुत स्लो है तो 1.5 घंटे ही तो पढ़ना है, 1.5 घंटे लिखना है। बाकी जो समय बचता है उसमें आपको पढ़ना ही चाहिए। पूरे दिन भर आंसर राइटिंग अगर आप 1 घंटे में एक एक करके 4 घंटे में 4 आंसर लिख रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं होता। वो तो होता है कि आप बैठ के कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, एक आंसर को लिखने के लिए 1000 जगह सर्च कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए। ओके, कंटेंट होना चाहिए हर चीज़ का। इकोनॉमिक्स का अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको डेटा पता होना चाहिए, आपके पास डेटा अत्यधिक होना चाहिए। अत्यधिक मतलब इकोनॉमिक सर्वे और बजट के जो डेटा हैं बिहार रिलेटेड या भारत के रिलेटेड, वो तो कम से कम पता होने चाहिए थोड़े बहुत। प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, जॉब का, भूखमरी का, उसके बाद से गरीबी का, इन सब चीज़ों का तो डेटा होना ही चाहिए। जीडीपी वृद्धि कैसे कर रहा है, किस सेक्टर में कितना ग्रोथ है, तो ये सब कुछ डेटा होने चाहिए आंसर इफेक्टिव बनाने के लिए। और ये पता होना चाहिए। कैसे पता होता है ये चीज़? किसी चीज़ को पहले पढ़ा आपने, फिर उसको लिखा 2 बार, 3 बार, 4 बार, इससे याद हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं मेंस की पढ़ाई के लिए 10-10 घंटे, 12-12 घंटे जो पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ रहे होते हैं, वो यही कर रहे होते हैं बार बार। ओके, तो कंटेंट इकट्ठा करना सबसे मूलभूत चीज़ होता है
मेंस के लिए, हर सब्जेक्ट में मैं कह रहा हूँ। ओके, अब जैसे जो बंधे हुए क्वेश्चन है, जैसे संथाल विद्रोह है ना, या मुंडा विद्रोह है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आते हैं तो क्यों दिक्कत कम होती है? क्योंकि हमने बहुत बार इनको लिखा है, इनमें समय नहीं लगता है, और टाइम मैनेज अगर नहीं कर पाए हैं आप तो नहीं हो पाता है सिलेक्शन, सीधी सी बात है। एक क्वेश्चन भी कोई छोड़ता है तो पहले ही बाहर हो जाते हैं, वो नहीं होता है उनका। तो इसलिए ज़रूरी होता है टाइम मैनेज करना। टाइम मैनेज करने के लिए प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं, तो टाइमर लगा के और रूम में बैठ के 1 घंटे में 3 सवाल 1 घंटे में सॉल्व करना है मिनिमम, है ना। स्पीड इतने पर लाना पड़ेगा। अगर आप डेली 1-1 घंटे में सवाल लिख रहे हैं सॉल्व पेपर में से कॉपी कर करके, इसका बेनिफिट नहीं होता है। नए सवाल आएंगे, आप नहीं लिख पाएंगे वहाँ पर, गारंटीड होता है ये। यही चीज़ ही, प्रोसेस ही यही है। अगर नया सवाल आएगा, आप सॉल्व पेपर ही करके गए बार बार, तो नहीं लिख पाएंगे आप। अब जो कि आता ही है, यूपीएससी का एएओ का पेपर देखना या सीडीपीओ का, इसमें जो सवाल आए हैं वो नए सवाल हैं, बहुत सारे नए सवाल पूछे गए हैं, और सोचने वाले सवाल पूछे गए हैं बहुत सारे, जिनमें रटाफिकेशन काम नहीं करता है। कुछ सवालों में चल जाता है, हिस्ट्री वगैरह के सवाल में, बाकी पॉलिटी और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, आईआर का सेक्शन, इनमें रटाफिकेशन नहीं चलता है। इनमें आपको लिखना ही पड़ेगा बार बार। ओके, तो इसलिए मैं बार बार किस चीज़ पर फोकस करने को कह रहा हूँ। सबसे मुख्य चीज़ क्या होता है, कंटेंट। ये जिनके पास जितना अच्छा होगा वो उनको उतना ही कम समय लगता है, कंटेंट। और दूसरा चीज़ करना है आपको, प्रैक्टिस। ओके, इसी 2 चीज़ से सिलेक्शन हो पाएगा मेंस में, और कोई माध्यम नहीं होता है, कोई तरीका नहीं होता है। तो क्या करना है, सवाल उठाना है, उसको टाइमर लगा के 1 घंटे में 3 सवाल के हिसाब से सॉल्व करना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ बहुत मदद करता है टाइम मैनेज करने में, प्री और मेंस दोनों में ही। प्री में भी बहुत सारे लोग अभी भी मैसेज करते हैं कि उनका 150 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए। ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है, 150 में से 70 अगर आप सॉल्व कर पाए हैं तो प्री में, जबकि कुछ नहीं होता उस पेपर में। तो टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो मार्केट में ये टेस्ट सीरीज़ 15-15 रुपये का मिल रहा है मेंस का। इसका मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, 15 रुपये का एक टेस्ट है ये, है ना। दृष्टि का है और एडुटेरिया का, सबका 15 रुपये का ही आ रहा है। तो इसको आप ख़रीद सकते हैं वहाँ से, या जहाँ से भी आपको सवाल मिलते हैं। सवाल का सोर्स कोई भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर से भी आप उठा सकते हैं सवाल को, और उसको बस बैठ के सॉल्व करना होता है। लेकिन उससे पहले क्या ज़रूरी होता है कि आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, पढ़ना पड़ता है, पढ़ना ही पड़ता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। टॉपिक तक मैंने बताए हैं कि वीडियो बना के बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सारे टॉपिक GS1 GS2 के एक एक टॉपिक मैंने बताया जो पूछे जाएंगे, उसको आप जाके पढ़िए। ओके, अब आते हैं टेस्ट सीरीज़ पर कि ये वाले टेस्ट सीरीज़ कैसे हैं। ओके, तो दिखा देता हूँ मैं, ये किसका है। ये एडुटेरिया का टेस्ट 1 है 2023 के लिए, 2023 लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, एडुटेरिया का टेस्ट 1 है। इसके सवाल दिखा देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि इसका आंसर जो इन्होंने बताया है ना वो किस तरह का है। तो इसके सवाल हैं, अगर आप नोट डाउन कर सकते हो तो कर लें। इसका PDF मैं नहीं दे पाऊँगा, चैनल पर कॉपीराइट आ सकता है, टेलीग्राम चैनल पर, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो इसको आप नोट डाउन करना सकते हैं तो कर सकते हैं। और सारे सवाल लगभग मैंने बताए हुए थे पहले ही, जो मैंने GS1 का टेस्ट सीरीज़ का मैंने बताया हुआ है। GS1 के जो सवाल मैंने बताए हुए थे कि 13 टॉपिक मैंने बताए थे इतिहास में, और बोला था इससे बाहर नहीं आएगा। IR के भी 13 टॉपिक बताए हुए थे, उससे बाहर नहीं आएगा। तो GS1 GS2 इन सब के बता चुका हूँ मैं। तो आप सवाल नोट डाउन कर सकते हैं चाहे तो। मौर्य कला की विशेषताओं को बताते हुए यह समझाएं कि यह कला किस प्रकार तत्कालीन भारतवर्ष के एकीकरण को उजागर करता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहाँ तक तो वही सवाल है जो सब जगह पूछा जाता है, मौर्य कला की विशेषता को बताते हुए, यहाँ तक तो वही है। अगला क्या है, यह कला किस प्रकार तत्कालीन भारतवर्ष के एकीकरण को उजागर करता है। कीवर्ड्स बहुत अच्छे हैं, इसको समझना। उस समय के भारत को का जो एकीकरण था उसको मौर्य कला कैसे उजागर करता है, तो इसको समझाना है आपको। तो आप इसमें क्या बता सकते हैं, आप इसमें ये बता सकते हैं भारत का एक मैप बना के कि चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का शिलालेख या मौर्य कला भारत में कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो जब आप उस चीज़ को दिखाएंगे ना मैप पर, तो उसी से सिद्ध हो जाता है कि जब पूरे साम्राज्य में,
पूरे भारतवर्ष में बिखरा हुआ था मौर्य कला के प्रमाण, जैसे शिलालेख हो गए, दक्षिण भारत से मिले हैं, उत्तर भारत से मिले, अफगानिस्तान से मिले हैं। तो उसी से पता चल जाता है कि ये पूरा हिस्सा जो है ना वो एक भारत के रूप में बंधा हुआ था। यही तो एकीकरण है ना। इसी को आपको मतलब प्रूव करना है कि कला के माध्यम से कि उस समय हमारा पूरा भारत एक साम्राज्य के तहत बंधा हुआ था। यही तो मुख्य प्रमाण है कि अशोक का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। ओके, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए चाहे तो। अगला है बिहार के कृषक आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। हर दूसरा बच्चा ये चीज़ लिख के भेजता रहता है आए दिन मेंस ग्रुप पर। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको लिख सकते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही है और इसी तरह से बीपीएससी में ही पूछे जाते हैं। बीपीएससी में कोई अलग नहीं पूछा जाएगा, इन्हीं सब सवालों में से आपको दिखेगा सवाल सारे। भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त में वर्णन करते हुए बिहार में इसकी रूपरेखा को बताइए। बिहार में इसकी रूपरेखा को बताना है। पहले तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखना है, उसके बाद इसकी बिहार में रूपरेखा को बताना है। ओके, तो इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें खास चीज़ नहीं है। अगला क्या है, कमेंट ऑन द फॉलोइंग। और इन्होंने थोड़ा सा पेपर को अलग बनाया है। इन्होंने क्या बोला है ना एडिटोरिया वालों ने कि खंड 1 से 4 प्रश्न, खंड 2 एवं 3 से 2-2 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। 8 प्रश्नों को उत्तर देने होते हैं। इन्होंने खंड 1 से 4 प्रश्न हल करवाए हैं, जबकि बीपीएससी में रहता है कि खंड 1 और 2 से 3-3 सवाल हल करने होते हैं। स्टैट के पोर्शन से 2 सवाल हल करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा अलग किया है, इसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है। अगला है कि राष्ट्रवाद एवं अंतर्राष्ट्रवाद संबंधी नेहरू जी के विचारों को लिखना है। थोड़ा सा तमीज़ से लिखना चाहिए था, नेहरू नहीं, नेहरू जी के विचारों को लिखना है। आर.एन. टैगोर व्यूज़ ऑन एजुकेशन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शिक्षा संबंधी जो विचार हैं इसको आप लिख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन है ये सब सवाल और बार बार यही पूछे गए, कोई नया नहीं है इनमें। उसके बाद क्या है कि बंगाल विभाजन के संदर्भ में स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें, इसको आप लिख सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन जो है 1905-6 वाला, उसका वर्णन करना है आपको बंगाल विभाजन के संदर्भ में, और इसकी उपलब्धि क्या थी। स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धि राष्ट्रवाद के क्षेत्र में बहुत बड़ा है। उसके बाद से भारतीयता को बढ़ावा मिला, शिक्षा को बढ़ावा मिला, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिला, भारतीय काश्तकारी को भी प्रमोट किया था इन लोगों ने, चित्रकला, पेंटिंग, गीत, संगीत, हर चीज़ को प्रमोट हुआ था स्वदेशी आंदोलन में। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, और इसको लिखिए आप, ये सवाल बहुत ही अच्छा है। अगला स्टैट का पोर्शन है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, किसी को हल करना हो तो इसमें तो मैं नहीं दिखा सकता इतना सारा कुछ स्टैट का एक टॉपिक। अगले पर आते हैं सेक्शन 3 पर, जिसमें आईआर के सवाल रहते हैं और बहुत ही अच्छे सवाल हैं। अच्छी बात यह है कि ये सारे सवाल मैं लगभग में करवा चुका हूँ। ओके, I2U2 समूह के गठन द्वारा पश्चिम एशिया में भारत की भूमिका एवं आर्थिक संभावनाओं को नया आयाम मिला है, समीक्षा कीजिए। ओके, I2U2 के बारे में आपसे पूछा गया है, मतलब इसमें क्या पूछा गया आपसे कि I2U2 समूह के गठन द्वारा जो वेस्ट एशिया है, पश्चिम एशिया, इसमें भारत की भूमिका एवं आर्थिक संभावना, इकोनॉमिक रूप से कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है इस क्षेत्र में भारत के लिए, उसको लिखना है आपको, उसकी समीक्षा करना है आपको। इकोनॉमिक रूप से हमारे लिए कैसे मददगार होगा और पश्चिम एशिया में भारत की भूमिका को कैसे नया आयाम मिला है। I2U2 पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, 5000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं उसको, आप भी जाके देखिए, बहुत ही डिटेल है, बहुत ही सुंदर से बनाया हुआ है। बिल्कुल एक भी कुछ भी समझना आपको याद नहीं करना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। IR नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। अगला क्या है, अगला सवाल बहुत ही अच्छा है, COP 26 पर है, क्योंकि COP 27 अभी मिस्र में संपन्न हो रहा है। तो COP 26 जो ग्लासगो में हुआ था ब्रिटेन में, उस पर सवाल पूछा गया है। बोला गया है कि COP 26 शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के प्राप्ति की व्यवहारिकता पर बल देते हुए आने वाली चुनौतियों की विवेचना करें। बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारे प्रधानमंत्री जी जो गए थे ग्लासगो में, तो उन्होंने एक भारत के लिए लक्ष्य तय किया था कि 5 उन्होंने मंत्र दिए थे, 5 लक्ष्य तय किए थे भारत ने। उसी में से एक था कि 2070 तक हम कार्बन उत्सर्जन के शून्य कार्बन उत्सर्जन को हासिल कर लेंगे। अब शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि CO2 का जितना भारत ने उत्सर्जन किया है, उतना ही भारत में पेड़ पौधों के द्वारा, अलग अलग माध्यमों के द्वारा उसका शोषण भी होना चाहिए। मतलब उतना CO2 का हमें एब्जॉर्ब भी करना है, जितना हम एमिशन कर रहे हैं उतने पेड़ पौधे भी होना चाहिए, CO2 का इमिशन भी कम करना पड़ेगा हमें। तो इसको आपको लिखना है कि इसमें कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इसको हम कैसे प्राप्त करने में हमारे समक्ष कौन कौन सी बाधाएं हैं, इसको आपको लिखना है।
तो इसको लिखिए, कॉप 26 को डिटेल में पढ़िए, क्योंकि कॉप 27 अभी अभी हुआ है, तो कॉप 27 से भी प्रश्न आ सकते हैं आपके। तो कॉप 26 और कॉप 27 दोनों को आपको पढ़ना है अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। अगला सवाल क्या है कि 14वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों को संक्षिप्त में बताइए। जो 14वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसमें कौन कौन से मुद्दों को उठाया गया, इसको आपको संक्षिप्त में बताना है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो बहुत टाइम आपको लगने वाला है, और अगर आपको ये पता होगा तो इसमें 25 मिनट आपको मुश्किल से लगेगा, 20 से 22 मिनट में आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो इसको जाके पढ़िए, 14वें ब्रिक्स सम्मेलन को, आप वहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और मुख्य चीज़ इसमें क्या है, कई सारे लोग पूछते हैं IR हमें पढ़ना कहाँ है। तो विजन IAS का जो मंथली मैगजीन होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, फ्री में PDF ऑनलाइन उपलब्ध होता है, आपको दुकान पर भी 50-60 रुपये मिल जाता है। तो विजन IAS के मैगजीन से आप IR का सेक्शन, पॉलिटी का सेक्शन, इसको पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर का बहुत ही अच्छे से, उसमें पॉइंट वाइज दिया रहता है, पक्ष विपक्ष करके। ओके, अब आते हैं कि इसका जो मॉडल आंसर है वो कैसा है। इसको आप मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन जहाँ से भी आपको मिले आप ख़रीद सकते हैं। और ये 15 रुपये का मुझे दिया है, हो सकता है आपके शहर में कम दाम हो या ज़्यादा दाम हो, पता नहीं, मुझे नहीं पता। इसका PDF मैं नहीं उपलब्ध करवा पाऊँगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन नोट डाउन करवा दिया है आपको। मौर्य कला की विशेषता को बताते हुए समझाइए किस प्रकार से ये, इन्होंने सबसे अच्छी चीज़ ये क्या है ना, जो दृष्टि में नहीं दिया है, इन्होंने इस सेक्शन को लिखा है। क्या है ये, सवाल का फ्रेम है ये, आंसर का जो सवाल का आंसर आप लिखेंगे उसका फ्रेम है ये, मतलब कि कहाँ से कैसे शुरू करना है, कैसे क्या आपको लिखना है। तो इन्होंने क्या बांटा है, इन्होंने सबसे पहले कीवर्ड को निकाला है। मौर्य कला की विशेषता एक भाग है इस क्वेश्चन का। दूसरा है तात्कालिक मौर्य साम्राज्य की सीमा, अभिलेख, स्तंभलेख, शिलालेख के माध्यम से दर्शाना है हमें कि इसने भारत का एकीकरण कैसे किया था, और आपको ये प्रूव करना है। सिर्फ फैक्ट डाल देने से आंसर कंप्लीट नहीं होता है। तो सबसे पहले आप भूमिका लिखेंगे, फिर विशेषता लिखेंगे, तात्कालिक भारतवर्ष की सीमा और कला के माध्यम से एकीकरण के बिंदुओं को समझाएंगे कि कैसे कहाँ कहाँ पर कौन कौन से शिलालेख पाए गए हैं, फिर आप निष्कर्ष को लिखेंगे। तो ये इनका सबसे अलग और सबसे अच्छा चीज़ है एडुटेरिया का, जो दृष्टि IAS में मुझे नहीं दिखा है। ओके, फैक्ट तो बाकी सारे वही हैं जो होते हैं, फैक्ट कोई खास नहीं है, वही सारे पॉइंट्स हैं जो आप भी पढ़ते हैं, कुछ भी पॉइंट अलग नहीं है। पॉइंट मुझे कम ही लगे हैं, ज़्यादा नहीं लगे हैं। ओके, इसलिए इनका अगर मैं मॉडल आंसर को मैं 1 से 10 तक मैं अंक दूं तो इनका मॉडल आंसर 5 पर आएगा मेरे हिसाब से, 5 से 6 के बीच में, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता हूं। और इसमें थोड़ी सी खामियां भी हैं, क्योंकि इन्होंने मैप नहीं बनाए हैं। पहली बात तो मैप बना के दिखाना चाहिए था इनको, जो मैप इन्होंने नहीं बनाए हैं, ये सबसे बड़ी खामी है। और इनको विचारों को भी लिखना चाहिए था, स्रोत को लिखना चाहिए था कि इसी इतिहासकार ने इस बुक के माध्यम से ये बताया है, इस इतिहासकार ने ये बताया। मॉडल आंसर हमेशा डिटेल में होता है, जिससे मॉडल आंसर को पढ़ने पर सारा कुछ नहीं भी याद रहे, 60% भी अगर स्टूडेंट को याद रह जाए तो वो आंसर को अच्छा लिख सके एग्जाम में। इसलिए मॉडल आंसर हमेशा डिटेल में लिखा जाता है। इन्होंने बहुत ही शॉर्ट में मॉडल आंसर लिखा है, इन्होंने 200 से 300 शब्दों में निपटा दिया है, जो कि गलत है मेरे हिसाब से। इसलिए मैं बोला कि 5 नंबर भी इनको मैं मुश्किल से दूंगा, 5 से 6 नंबर भी 10 में से। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, आप इस टॉपिक को जाके डिटेल में पढ़िए, बुक से पढ़िए, मौर्य कला को निकाल के। दृष्टि का जो बुक आता है या KBC नानो की बुक आती है, या आपके पास जो भी बुक है उससे इसको पढ़िए, खुद से लिखिए, है ना, कि किस इतिहासकार ने क्या बोला है, कहाँ कहाँ पर स्तंभ पाए गए हैं, स्तंभों की प्रकृति क्या है, किस समय में कौन से स्तंभ लगाए गए, क्या स्तंभ लगाने के पीछे मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था। इन सब को जब आप लिखेंगे तो वो होगा आपका आंसर परफेक्ट। इनके आंसर परफेक्ट मेरे हिसाब से नहीं है। अगला है, बिहार में कृषक आंदोलन में स्वामी सहजानंद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, बिल्कुल पारंपरिक सवाल है, इससे अलग नहीं पूछा जाता है BPSC में, बार बार ये पूछा जाता है। जिनको कुछ भी नहीं पता है उनके लिए अच्छा है, फैक्ट है उनके लिए बहुत सारा। बाकी तो आपको वही भूमिका में लिखना है, कृषक आंदोलन के कारण, बिहार में कृषक आंदोलन, स्वामी सहजानंद की महत्ता को लिखना है थोड़ा सा, कार्य पद्धति उनके बिहार में गठित कृषि संगठनों के बारे में लिखें। ये इन्होंने अच्छा बनाया, इनका बस पूरे आंसर में बस यही फ्रेम अच्छा है, बाकी पूरा आंसर इनका उतना ज़्यादा तर्कसंगत नहीं है। ओके, उसके बाद तो सारे फैक्ट हैं जिसको आप देख सकते हैं इसको खरीद के। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन करते बिहार में इसकी रूपरेखा बताइए। तो इसमें भी आपको वही लिखना है, 2 भागों में इन्होंने बहुत सही किया है, ये चीज़ इनका सबसे अच्छा है। क्वेश्चन को 2 भागों में बांट के इन्होंने समझाने की कोशिश की है किसको क्या लिखना है। पहला भाग क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन करना है आपको।
राष्ट्रीय स्तर पर भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में 200 से 250 शब्दों में, यानी कि इस सवाल का मूल उद्देश्य यही है कि बिहार का जो भाग है ना उसको आपको डिटेल में लिखना है ना, उसी पर मुख्य फोकस रखना है, मुख्य हिस्सा प्रश्न का वही होना चाहिए। ये इन्होंने बहुत अच्छा समझाया है और वाकई वही चीज़ होना चाहिए। लेकिन आंसर इन्होंने कहाँ से कहाँ तक में समाप्त कर दिया मैं आपको दिखाता हूँ। इस पूरे पेज में देखना फ्रेम ही है, इस पूरे पेज में ये 2 लाइन लिखा हुआ है मात्र, और यहाँ से यहाँ तक में इनका पूरा आंसर ख़त्म हो गया है। यहाँ से शुरू कीजिए और इस पेज में आधे से थोड़ा सा ज़्यादा में इनका आंसर ख़त्म हो गया है। इसीलिए मैं आपको बताऊँगा कि इस चीज़ को खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, है ना, इस चीज़ को खुद से ही लिखना है आपको, ओके, पढ़ के अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिए। तो ये एडुटेरिया का मैंने कुछ सवाल और आपको दिखा दिए। इस टेस्ट सीरीज़ को अगर प्रश्न के लेवल पर मैं अंक दूं, प्रश्न इनके 1 से 10 में अगर मैं देता हूं तो प्रश्न इनके बहुत ही अच्छे हैं। 8 नंबर दिया जा सकता है इनके प्रश्नों के लिए। प्रश्न वही हैं जो पूछे जाते हैं और कुछ अच्छे प्रश्न भी बनाए हैं जो IR के सेक्शन में दिखे। लेकिन अगर इनके आंसर को दूं तो 5 नंबर ही बहुत होगा, 5 नंबर ज़्यादा नहीं देना चाहिए क्योंकि इन्होंने आंसर उतना अच्छा नहीं लिखा इफेक्टिव। अब आते हैं इस पर BPSC मेंस दृष्टि ने जो बनाया है ना उसमें एक खासियत है कि ये सब्जेक्ट वाइज बना रहे हैं। जैसे टेस्ट 1 है इतिहास का, टेस्ट 2 किस चीज़ का है, तो टेस्ट 2 है राज व्यवस्था का, है ना, टेस्ट 2 राज व्यवस्था का टेस्ट है, टेस्ट 1 है इतिहास का टेस्ट है। इस हिसाब से इन्होंने सब्जेक्ट वाइज बनाए हैं, ओके। तो अब इसको देखते हैं, प्रश्न इसका पहले मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद इसके आंसर पर हम चलेंगे। इसको आप खरीद सकते हैं मार्केट से, ऑनलाइन भी आप दृष्टि का ले सकते हैं, जहाँ भी आपको मिले पैसा दे के। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो टाइम मैनेज करने के लिए टेस्ट सेंटर पर जाकर अगर कोई टेस्ट देता है ना, प्री का दे या मेंस का, टाइम मैनेज करने के लिए अगर आप टेस्ट सेंटर पर जाके टेस्ट दे रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है ना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं तो रूम में वैसा वातावरण बना लीजिए, माहौल बना लीजिए, फ़ोन वोन साइलेंट करके रख के, टाइम देख के, घड़ी देख के 3 घंटे निश्चिंत होकर बंद होकर लिख सकते हैं, है ना। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास एक ही चीज़ होता है, डिटर्मिनेशन। वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तब तो टेस्ट सेंटर पर देने वाला भी फेल हो जाता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करते हैं। चलो देखते हैं कि इतिहास में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। 3 सेक्शन इन्होंने बनाए हैं। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, कितने क्या हल करने हैं। इन्होंने नहीं दिया है इंट्रोडक्शन, चलो कोई बात नहीं। और ये यहाँ पर दिया है कि खंड 1 व 2 में से 3 प्रश्न, खंड 3 में से 2 प्रश्नों का चयन, यानी कि जैसे BPSC में पूछा जाता है वैसे इन्होंने दिया हुआ है। और देखो इन्होंने भी लिख दिया है जो BPSC में लिखा रहता है, इसलिए आपको भी ये चीज़ ध्यान रखना। CDPO के पेपर में भी और AO के पेपर में भी हिंदी इंग्लिश में आंसर में क्वेश्चन में डिफरेंस रहता है, इसलिए इंग्लिश में क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ना 2 बार कम से कम। सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में छपे हैं। यदि हिंदी भाषा में कोई संदेह है तो अंग्रेजी भाषा को ही प्रमाणिक माना जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में बिठा लो। जब भी हिंदी प्रश्न पढ़ना मेंस में आप एग्ज़ाम देने से पहले, लिखने से पहले, तो इंग्लिश में प्रश्न को ज़रूर पढ़ना 2 बार। CDPO का पेपर जो मैंने हल करवाया है चैनल पर, उसमें जाकर देखना हिंदी और इंग्लिश में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इसलिए इंग्लिश माध्यम में क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िएगा एग्ज़ाम में। पहला है, सारे वही क्वेश्चन दिखेंगे अच्छे। संथाल विद्रोह के कारण, इसके घटनाक्रम परिणाम क्या थे, बिल्कुल सही। चंपारण सत्याग्रह स्वतंत्रता संग्राम ऐतिहासिक क्षण था, वर्णन कीजिए, नोट डाउन कर सकते हैं आप। आधुनिक भारत के निर्माण, नेहरू जी की प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए, ओके। अगला क्या है, सेक्शन 2 कि इन पर टिप्पणी लिखना है। सत्याग्रह के बारे में गांधी जी के विचार लिखने हैं, फैक्ट मत लिखना, विचार लिखने हैं। सुभाष चंद्र बोस और INA के बारे में लिखना है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। पाल कला वास्तुकला की विशेषता, बौद्ध धर्म के साथ इसके संबंधों की चर्चा कीजिए। पाल के समय में बौद्ध धर्म की महायान शाखा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला था, तंत्रयान वगैरह की बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला था। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो तंत्रयान का ही केंद्र था, तंत्र मंत्र का। वज्रायन जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वज्रयान। 1857 विद्रोह क्या कारण थे, इसका बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इनमें से 3-4 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक में 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण के सामाजिक व आर्थिक विचारों की व्याख्या कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 19वीं सदी के ब्रिटिश भारत में विदेशी अप्रवास के पीछे क्या कारण थे, बिहार के विशेष संदर्भ में सहित अनुबंध प्रणाली के आलोक में इसकी चर्चा कीजिए। ब्रिटिश भारत में विदेशी अप्रवास के पीछे क्या कारण थे। व्हाट वेयर द रीजन बिहाइंड ओवरसीज इमिग्रेशन इन 19th सेंचुरी ब्रिटिश इंडिया, डिस्कस इन द लाइट ऑफ इंडियन सिस्टम विथ स्पेशल डिफरेंस टू बिहार। तो बहुत ही अच्छे सवाल हैं, इसको आप हल कर सकते हैं। अब इसके चलते हैं आंसर पर, ओके। इन्होंने हल करने के दृष्टिकोण को थोड़े से में लिख के बताया कि संथाल विद्रोह का परिचय दीजिए, घटना करें, कालक्रम को बताइए, इसके परिणाम पर प्रकाश डालते हुए निष्कर्ष लिखिए।
तो जो एडिटेरिया का था उसमें इन्होंने सवाल को हल करने का डिटेल में बताया हुआ था, सवाल को तोड़ तोड़ के कीवर्ड पकड़ के। दृष्टि में इन्होंने छोटा सा बनाया है, लेकिन दृष्टि में डिटेल काफ़ी ज़्यादा किया है इन्होंने, लिखा आंसर काफ़ी डिटेल में है। तो दोनों का मैंने बता दिया, देख लो काफ़ी डिटेल में। ये पेज भी पूरा भरा हुआ है, छोटे छोटे शब्दों में भी लिखा हुआ है, मतलब छोटा, इसका फॉन्ट छोटा है इसलिए काफ़ी सारे शब्द लिखे हुए हैं और स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। बहुत सारे फैक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। तो अगर आंसर का मैं दूं तो इसका मैं 7 नंबर दे सकता हूं 1 से 10 में, उसका तो 5 नंबर लायक ही था। तो बाकी तो सब कुछ सारे सवाल मैंने आपको पढ़ा ही दिए। तो इसका आंसर तुलनात्मक रूप से एडिटेरिया से अगर तुलना करें तो थोड़ा सा अच्छा है, तुलना करें तो थोड़ा सा, कोई बेस्ट नहीं है। इससे बेस्ट आप खुद से लिख सकते हैं। मैप वगैरह इन्होंने भी नहीं बनाए हैं, काम चोरी थोड़ी सी इन्होंने भी की है। खरीद सकते हैं आप इसको मार्केट से, 15-20 रुपये का ये आता है, सस्ता सा साधन है। इससे अच्छा और क्या चाहिए। रूम में इसको ख़रीद के बैठ जाओ, टाइमर लगा के हल करने की कोशिश कीजिए, बस वही तो करना ही है, और तो कुछ नहीं करना है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आप जाके IR के वीडियो ज़रूर देखिए और इकोनॉमिक्स का लेक्चर देखना। स्ट्रैटेजी के वीडियो लोग ज़्यादा तेज़ी से देखते हैं। जब मैं लेक्चर बनाता हूँ 1 घंटे का तो लोग उसको देखना पसंद नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है यूट्यूब का। जब कोई डिटेल में आपको कुछ पढ़ाता है तो बहुत कम व्यूज़ आते हैं, उस पर लोग कम देखते हैं। लेकिन अभी मैं दिन में 4 वीडियो बनाऊं कि BPSC को कैसे क्रैक करें, सवालों को कैसे हल करें, मेंस के आंसर को कैसे लिखें, या कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, तो इस पर झट झट लोग आकर देखना शुरू कर देते हैं। सिर्फ स्ट्रेटजी बनाने से सिलेक्शन अगर होता तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता। पढ़ने से सिलेक्शन होता है, लेक्चर देखने से सिलेक्शन होता है, नोट्स बनाने से होता है, आंसर लिखने से होता है। तो IR के लेक्चर को जाके देखिए, इकोनॉमिक्स को लेक्चर को जाके देखिए, हिस्ट्री को लेक्चर को जाके देखिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। GS2 के भी मैं 4 लेक्चर करवा चुका हूँ। 5वां लेक्चर आज या कल में अपलोड हो जाएगा। वो है UN की प्रासंगिकता। ओके, इस पर इस पर लेक्चर अपलोड होगा। ये बहुत बार पूछा जाता है, आपसे भी पूछा जाएगा और आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा जिससे आपको कहीं भी पढ़ना ना पड़े, बिल्कुल दिमाग में छप जाए, आप जाके वहाँ पर लिखाएंगे बिना किसी चीज़ को रिवाइज किए हुए। तो इसको भी ज़रूर देखिएगा, आज या कल में अपलोड हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही था। जैसा भी लगा हो वीडियो ज़रूर बताना कमेंट करके, और कमेंट ज़रूर करना आप, जिससे मुझे पता चलता है कि सही दिशा में मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, मैं गाइड कर रहा हूँ कि नहीं। और कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो तो Instagram ID दिया हुआ रहता है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।